अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की चौथी मुसलसल कामयाबी और जिसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। इसका शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान टीम को जितना सराहा जाए उतना कम है और साथ साथ पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद कि 9 साल बाद पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और एक निस्बतन आसान मैच था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को चैलेंज करके उस प्रोसेस से गुजारा जो कि शायद नॉकआउट मरहले में पाकिस्तान को इस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तानी खिलाड़ी सुरखरू हुए और रिजवान और बाबर ने मुश्किल विकेट पर बड़ा मोहतात कहते हैं ना आगाज़ किया, लेकिन उसके बाद चैंपियन प्लेयर्स की तरह जिस तरह के वो दोनों हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। साथ साथ आपने देख लिया कि जो नमीबिया की फील्डिंग थी इसने भी उनको बड़ा लेट डाउन किया और पाकिस्तान को उस मौके पे काफ़ी आसान रन दिए जब पाकिस्तान को थोड़े से रन रेट के हवाले से मुश्किलात का सामना था। पाकिस्तान के मैच से बात करेंगे, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मैच आज खेला जाना है और भारत और अफगानिस्तान का मैच, जिसमें भारत के लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि बहुत मार धाड़ क्रिकेट खेलें, बहुत बड़े मार्जिन से जीतें और उसके बाद दुआएं करें कि उनके हक़ में नताइज आना शुरू हो जाएँ, क्योंकि आप उनके बाद क्या कहते हैं बात उनके अपने हाथ से निकल चुकी है। तो जनाब बाबर आजम अब दुनिया के नंबर 1 टी20 बैट्समैन हैं और उनके पीछे ही रिजवान आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको वो टफ टाइम देंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं दोनों खिलाड़ियों के हवाले से ही बात करेंगे। लेकिन पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रजा कलीन जो कि इस स्टूडियो में मौजूद है। रजा, आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, और कम से कम वर्ल्ड कप से पहले भी हम जो बैठ के प्रोग्राम कर रहे थे या बैठ के डेस्क के ऊपर बातें कर रहे थे, कभी हमने सोचा नहीं था कि हम 4 मैचेस जीत कर पहली टीम बनेंगे। तो पाकिस्तान इज़ एक्चुअली कहते हैं रॉकिंग राइट नाउ, और जो परफॉर्मेंसेज हैं ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है दुनिया क्रिकेट के लिए। देखें, बिल्कुल जिसमें आपने पहले की बात की, तो मेरे ख्याल से ये जो चेंजेस हुई वर्ल्ड कप से पहले, आपको याद होगा पहले ये स्क्वाड नहीं था जी हाँ, उसमें कुछ चेंजेस की गई। मेरे ख्याल से वहीं से एक बोलते हैं ना खिलाड़ियों में सेल्फ बिलीफ आया, क्योंकि बाबर ने कह के खिलाड़ी मांगे थे और कैप्टन की बात रखी गई। फिर कैप्टन ने ग्राउंड पे आके उसको प्रूफ भी किया कि देखो भाई मैंने वैसे टू बी ऑनेस्ट ये वो चेंजेस हैं जिसमें कैप्टन के पीछे पूरी कौम खड़ी हुई थी, सब कह रहे थे ये चेंजेस होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन और दूसरी बात वो बोलते हैं ना कि टी20 में मोमेंटम बहुत ज़रूरी होता है। तो पाकिस्तान ने पहला मैच ऐसी टीम को हराया जिसने उनको ऐसा मोमेंटम दिया कि उनके अंदर सेल्फ बिलीफ आ गया। भाई हम इंडिया से कभी नहीं जीतते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने जब उनको हरा दिया तो फिर बाकी टीमों को तो हम हरा ही सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान वहाँ से आगे बढ़ता गया, मुश्किलात आई, मुश्किल में भी फंसे, लेकिन हर मरतबा हर नए प्लेयर्स ने स्टेप इन किया और पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। मेरे ख्याल से गुड परफॉर्मेंस। अब आगे के लिए सेमीफाइनल है, उसकी भी स्ट्रेटजी बनाएंगे, जैसे बाबर ने बोला, आसान नहीं लेंगे किसी भी टीम को। अबू बकर बिलाल जो कि इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम के सारे मैचेस को कवर किया। अबू बकर, क्या बातें हो रही हैं इस वक्त? इंटरनेशनल प्रेस भी मौजूद होता है मीडिया गैलरी के अंदर और ऑब्वियसली आप वर्ल्ड कप की कवरेज कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर लोग क्या कह रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस अभी तक दी है, तमाम दुनिया के जो जितने भी यहाँ पर स्पोर्ट जर्नलिस्ट आए हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो है वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं। खासकर अगर इंडियन मीडिया के लोगों से बात जब हम करते हैं तो वो तो कभी भी इतने शायद पाकिस्तान टीम को प्रेस करते हुए दिखाई नहीं दिए जितना इस बार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी वजह तो यही है कि पाकिस्तान ने पहले मैच में जिस तरीके से इंडिया को बिल्कुल नॉकआउट किया 10 विकेटों से, तो उसके बाद तो पाकिस्तान ने जो मोमेंटम हासिल किया है वो यकीनी तौर पर उस जीत का भी सिला पाकिस्तान को मिला है। और पाकिस्तान लगातार 4 मैच जीत के पहली टीम तो बन गई है सभी फाइनल में, लेकिन बाकी टीमों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात दिखाई दे रही है। अगर बगर का भंवर जो है वो इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है कि भारत भी उससे फंसा हुआ है, अफगानिस्तान भी चाहता है कि वो भी ऊपर आए और न्यूजीलैंड भी उसके साथ साथ हमें एफर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब पाकिस्तान की तो यहाँ पर बहुत तारीफें हो रही हैं, बस हम ये सोच रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। बस पाकिस्तान जिस तरीके से चलता आ रहा है इसी तरह सेमीफाइनल में भी अपनी परफॉर्मेंस शो करे और फिर फाइनल खेले। तो हम तो बहुत खुश है यहाँ पर, और बाकी मीडिया भी इस वक्त हमें यहाँ पर पाकिस्तान टीम की तारीफें करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के हवाले से वो बकर क्या कह रहे हैं? चूंकि सिर्फ परफॉर्मेंस का मैटर नहीं लगता, चूंकि वर्ल्ड कप से पहले जिस अंदाज से विराट कोहली की कैप्टनसी छोड़ने की खबर आई, फिर उन्होंने कंफर्मेशन की, फिर बीसीसीआई ने कंफर्म किया, और जो बॉडी लैंग्वेज है भारत की, पाकिस्तान का मैच हो या फिर ऑब्वियसली हमने देखा न्यूजीलैंड का मैच हो, टीम स्पिरिट दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल बरक्स है पाकिस्तान, जहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ी बड़ा परफॉर्म भी कर रहे हैं। हमारी जो आउटफील्ड एक्टिविटीज़ है, जैसे कल नबीबिया के ड्रेसिंग रूम में हमने गए, सबके दिल जीते। सो आई थिंक ऑल इज नॉट वेल इन इंडिया कैंप।
बिल्कुल ऐसा ही है जी, बहुत बिखरे बिखरे हुए दिखाई दे रही है पूरी इंडियन टीम, और उसकी बड़ी वजह कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो बिल्कुल विराट कोहली का वर्ल्ड कप से पहले अनाउंस करना कि वो वर्ल्ड कप के बाद T20 कप्तानी छोड़ रहे हैं, एक वजह ये भी हो सकती है। फिर उन्होंने अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको दोबारा टीम में लेकर आए हैं, शामी टीम में आए, अश्विन को उन्होंने टीम में इंक्लूड किया। तो कहीं ना कहीं अब जाहिर ऐसा ही लग रहा है कि इंडियन टीम जिसको बहुत हाईली रेट किया जा रहा था वर्ल्ड कप में आने से पहले, वो अब बहुत बिखर चुकी है। जिस तरह हमने देखा भी पहले मैच के बाद दूसरे मैच के अंदर जितनी चेंजिंग्स की इंडियन टीम ने, उसके ऊपर भी काफी तनकीद हो रही है। रोहित शर्मा को नंबर 3 पर खिलाने पर भी बहुत तनकीद हो रही है। और आज जब हम इंडियन मीडिया के कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज रोहित शर्मा को दोबारा ओपन पे लाया जाएगा और विराट कोहली ही नंबर 3 खेलेंगे। तो ईशान किशन जो है उनको एक चांस लिया था इंडिया ने, उनका वो कोलैप्स हुआ। लेकिन देखने जरूरी बात यह है कि इंडिया ने पिछले मैच के अंदर भी 56 डॉट बॉल्स खेली हैं। तो ये इंडिया की गेम नहीं थी जिस तरह उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर खेली है। ऑब्वियसली मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडियन जो बैटर्स हैं वो काफी ज्यादा जो है वो शेकी दिखाई दे रहे हैं, एतमाद की कमी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेली लास्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, अगर देखें तो वो काफी ज्यादा बिखरे हुए दिखाई दिए मुझे तो अभी तक ओवरऑल। ठीक है, रजा कलीम से बात करते हैं। रजा, जो सिनेरियोज मैंने पढ़े हैं मुख्तलिफ वेबसाइट पर, तो वो कहते हैं ना हमारे यहाँ तो फिर हम क्या ना ही समझें, कुछ ऐसी सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन रजा, रियलिस्टिक चांस है कि हमारे देखने वाले ऑब्वियसली भारत के मुतालिक क्यूरियोसिटी तो रखते हैं ना कि उन पर भी क्या उनकी कंपेन चल रही है। एज फार आई एम नो, आई थिंक दे हैव अ वेरी लिटिल चांस। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, सबसे पहले तो इंडिया के अपने हाथ में है ही नहीं बात। सबसे पहले तो उन्होंने अपने तीनों मैचेस जीतने के अलावा भी दूसरी टीमों पर डिपेंडेंट करना है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैचेस के क्या अपने हाथ नहीं है अब। बिल्कुल ऐसी है। और अक्सर मैं इंडिया मीडिया में भी देख रहा था, अक्सर हमारे मीडिया में भी बात हो रही थी, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे और इंडिया अपने तीनों मैचेस जीत जाए तो इंडिया पहुंच सकता है। ऐसे भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो अफगानिस्तान पहुंच जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान का रन रेट बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट चांस अगर इंडिया के लिए, सबसे पहले तो अपने तीनों मैचेस जीते और फिर डिपेंड करे न्यूजीलैंड या तो नमीबिया से हार जाए या फिर स्कॉटलैंड से हार जाए जो अभी मैच चल रहा है, तो फिर उनका रन रेट पे जाके ट्राई होगा इंडिया न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का। तो इंडिया के सिनेरियो के हवाले से हम जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बैठ के तो रजा कलीम और मैंने बात कर ली, बट दुबई में चूंकि मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ अबू बकर बिलाल। तो अबू बकर, आपके ख्याल में जो इंडियन मीडिया है उनकी जानिब से एक सिनेरियो, चूंकि अपनी टीम को जितवाने के लिहाज से आपको सारे सिनेरियो याद होते हैं, क्या आपको लगता है बेहतर सिनेरियो क्या है इंडिया के लिए? देखिए, बातचीत ये भी चल रही है कि रविंद्र जडेजा को जो है वो रेस्ट कराया जाए और उनकी जगह अश्विन को जो है वो टीम में मौका दिया जाए। लेकिन कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद इंडिया जो है वो 3 स्पिनर्स को आज के मैच में खिलाए, जडेजा भी खेलें, अश्विन भी खेलें और चक्रवर्ती भी खेलें। तो एक फास्ट बॉलर उनको रेस्ट कराना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो हो सकता है कि ठाकुर को रेस्ट दे दें और शामी और बुमराह के साथ जाएं। तो ये बातचीत तो यहाँ पर चल रही है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि अब इंडिया किस तरीके से बाउंस बैक करेगा। जिस तरह रजा ने बताया कि उनके चांसेस इंतहाई कम है, बहुत कम चांसेस है, और वो भी अगर मगर की सूरत हाल है कि वहाँ पर इस तरह हो जाए तो उस तरह हो जाए तो शायद इंडिया टीम आ जाए। लेकिन अभी तक इंडियन मीडिया से भी जब हम बात करते हैं तो वो भी हमें यहाँ पर अपनी टीम के हवाले से उनको भी सेमीफाइनल में जाती हुई टीम दिखाई नहीं दे रही। तो ये तो सूरत हाल है यहाँ पर। इससे पहले तो कभी इंडिया के बारे में कोई ऐसी बात करता नहीं था। रजा कलीम, ग्रुप 1 पे तो हमने बात कर ली, ग्रुप 2 में इंग्लैंड, ठीक है उनके भी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं कि उनके साथ भी 8 पॉइंट किसी को हो जाए, बट जो सिचुएशन दिखाई दे रही है और जैसी उनकी अपनी फॉर्म है, लगता है कि इंग्लैंड मोस्ट लाइकली टू क्वालिफाई। बट जो दूसरी स्पॉट है वहाँ पर हमें ज़्यादा नजर इसलिए कि मोस्ट प्रॉब्ली हमें शायद उसी टीम से खेलना पड़ेगा, या तो साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। आपको क्या लगता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे फिनिश करेगा। उसकी वजह यह है कि साउथ अफ्रीका का जो अभी मैच है वो इंग्लैंड के साथ बचा है, एक ही मैच बचा है। और आपको पता, जैसे आपने बोला, इंग्लैंड रेड हॉट फॉर्म में इन दिनों, मोस्ट प्रोबेबली यही है कि इंग्लैंड वो जीत जाएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मैचेस एक वेस्ट इंडीज़ से है और फिर एक बांग्लादेश से है, तो वो ये भी चांसेस यही हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया सेकंड फिनिश करेगा, इंग्लैंड नंबर 1 होगा। तो पाकिस्तान का मोस्ट ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा। अब ये कि ऑस्ट्रेलिया, देखें वैसे तो अभी ऑन एंड ऑफ नज़र आ रही है उसकी परफॉर्मेंस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस खेलने का। वो सेमीफाइनल, फाइनल में जब वो टीम खेलती है तो अलग ही रूप में नज़र आती है। तो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला।
इन केस साउथ अफ्रीका आता है तो उसके बारे में मशहूर है कि वो चोक कर जाती है बड़े मैचेस में आके। उनकी टीम में भी देखें अभी तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं आई है साउथ अफ्रीका की तरफ से। ठीक है। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के कंपेयर में आसान टीम होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, लेकिन ज़्यादा चांसेस मेरे ख्याल से यही है कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। एक और पॉसिबिलिटी भी है वकर, वो ये है कि भारत के पास ये एक एडवांटेज मौजूद है कि अगर वो सेमीफाइनल में आते हैं तो उनका सेमीफाइनल दुबई में होना है। सूरत में पाकिस्तान को फिर अबू धाबी की मुश्किल विकेट पे खेलना पड़ेगा, वो कि शायद यहाँ तीनों विकेटें ही इतनी आसान नहीं हैं। बट जिस तरह भारत की सिचुएशन दिखाई दे रही है, भारत क्वालिफाई नहीं करता तो फिर पाकिस्तान का सेमीफाइनल B1 की हैसियत से दुबई में पड़ेगा। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर भारत अच्छा खेलता तो शायद पाकिस्तान को अबू धाबी में खेलना पड़ जाता। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये मेरे नज़दीक से टोटली अनफेयर चीज़ है कि अगर आपने शेड्यूल बनाया है आईसीसी को, इस पर मेरा ख्याल है कि टेक ओवर करना चाहिए इस बात को भी, और बाकी जो क्रिकेट बोर्ड है उनको भी इस बात का मामला उठाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर भारत खेलेगा तो फिर अगर भारत सेमीफाइनल में आता है तो वो सिर्फ दुबई में खेलेगा। भाई वो तुम अभी शारजा में, अभी अबू धाबी में आज खेल रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, तो क्यों वो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में नहीं खेल सकते? लेकिन अबू बकर वो कहते हैं, मैंने जो पता किया कल इस पर मैंने रिसर्च की थी, वो कहते हैं क्योंकि ये बड़ा वेन्यू है, आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है, आप तो वहीं मौजूद हैं, मीडिया की जो जारी बात है एक बड़ा सा मैच होगा तो फिर मीडिया रिक्वेस्ट ज़्यादा आती हैं, या स्पॉन्सर्स के जो मामलात हैं, अटेंडेंस ज़्यादा है दुबई के अंदर, स्पेस भी ज़्यादा है। सो आई थिंक किसी हद तक अगर आप कॉर्पोरेट स्टाइल से सोचें या आईसीसी के मैनेजमेंट के लिहाज से, बड़ा एग्री योर पॉइंट, ऐसा होता बहुत कम है कि आप होस्ट को एक ऑप्शन देते हैं कि वो कहीं भी खेल सकता है, बट ये है उनका काउंटर आर्गूमेंट। बिल्कुल एक आर्गुमेंट तो वो बिल्कुल ये दे रहे हैं, लेकिन हमने जो दुबई के अंदर मैचेस देखे हैं, इवन कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसके अंदर तो इंडियन फैंस नहीं थे, लेकिन फिर भी ग्राउंड के अंदर तेल धरने की जगह नहीं थी। इवन जितना क्राउड ग्राउंड के अंदर था उतना ही क्राउड ग्राउंड के बाहर भी था। लेकिन चलें ये एक हद तक डिबेट वो अपनी कर रहे हैं और अपनी मनमानियां कर रहे हैं, एक हद तक चले मान लेते हैं, लेकिन ऐसा मेरे नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम बात करें बाबर की तो ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और फिर एज अ कैप्टन भी वो टीम को अच्छा लीड कर रहे हैं। फिर उनकी जो पेयर बन गया है आई थिंक रिजवान के साथ, दैट इज़ फेनोमिनल, और पाकिस्तान को बड़ी फतूहात दिला रहे हैं दोनों, और इनका नंबर 1 आना इट्स एविडेंट कि ये दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। बिल्कुल, देखें अगर आप कुछ अरसे पीछे जाएं जिस वक्त बाबर को कैप्टन बनाया गया था तो उस वक्त ये बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे कि ये बाबर की परफॉर्मेंस का इफेक्ट ना हो, क्योंकि बर्डन होगा कैप्टनसी का। ज़्यादातर ये देखा जाता है जब कैप्टनसी मिलती है तो प्लेयर्स की अपनी परफॉर्मेंस डाउन होती है, लेकिन बाबर का बिल्कुल बरक्स हुआ। जब से कैप्टनसी मिली ज़्यादा जिम्मेदारी आई और परफॉर्मेंस निकल के आई। तो मेरे ख्याल से हेड्स ऑफ टू बाबर, जिस तरीके से उन्होंने दोबारा रिगेन की। डेविड मलान को पता नहीं कैसे मिल गई थी, ये अभी तक समझ में नहीं आता कि वो नंबर 1 कैसे बन गया। बहुत कम अरसे में उन्होंने नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी, लेकिन अच्छी बात है बाबर ने दोबारा से परफॉर्म, देखें बिग स्टेज पे आके परफॉर्म करना। अभी भी मैं सुनता हूँ लोगों को उन्हें अभी भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं बाबर के ऊपर, कुछ स्ट्राइक रेट के मामलात हैं, लेकिन देखें इम्प्रूव कर रहे हैं। हर मैच के साथ बाबर इम्प्रूव कर रहा है, उसका स्ट्राइक रेट भी बेहतर हुआ है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। और देखें हर किसी का एरा आता है, एक टाइम तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता था, फिर इंडिया ने करा, विराट कोहली का था। अब देखें बाबर का मेरे ख्याल से अब वक्त आ रहा है, कुछ अर्से बाद बाबर पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से राज करने वाले। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और साथ साथ अबू बकर बात कर लेते हैं, पाकिस्तान का अगला मैच गैप के बाद है 7 नवंबर को, और ऑब्वियसली पाकिस्तान के 4 मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल कंफर्म हो गया है। आपको क्या लगता है, टू अर्ली आई थिंक, क्योंकि आज तो टीम आराम कर रही है, बट क्या चेंज कर सकते हैं? हमको ये शाहीन को रेस्ट करवा सकते हैं, या हम शायद हैदर अली को कहीं मौका दे दें? क्योंकि हमें एक एलिमेंट भी याद रखना है कि कभी खुदा ना खास्ता इंजरीज हो जाए करती हैं, यू नेवर नो कि प्रैक्टिस सेशन में किसको क्या हो जाए। तो डोंट यू थिंक कि हमें कोई एक आध तब्दीली करके खिला लेना चाहिए? वसीम जूनियर हमारे एक पोटेंशियल रिप्लेसमेंट है फास्ट बॉलर्स की, तो हारिस की जगह कहीं वो खेलने, आप ही क्या राय है? देखिए खिलाया जा सकता है, बट अब मेरा नहीं ख्याल, मेरी अपनी जाती राय ये है कि अब जो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन बना लिया है, हम जिसको कॉन्फिडेंस दें। ठीक है, बाकी प्लेयर्स भी आए हुए हैं और पोटेंशियल प्लेयर हैं, जिन हैदर अली भी, मोहम्मद वसीम जूनियर भी, लेकिन अब जो हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया, मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट भी यही सोच रही है कि हम इस कॉम्बिनेशन को बिल्कुल ना छेड़ें। लेकिन मेरी अपनी जाती राय भी यही है कि अब क्योंकि हम इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहे हैं और एक रेस्ट के बाद हमने स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच खेलना है। जी हाँ, जो गुज़िश्ता रोज मैच हुआ नामीबिया के खिलाफ, उसमें भी हमें उस तरह शाहीन शाह अफरीदी एफर्ट करते हुए दिखाई नहीं दिए जिस तरह उन्होंने एफर्ट पहले 2 मैचेस के अंदर की थी। ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी उनको डायरेक्शन होंगी कि यार आप
इजी नॉर्मल क्रिकेट खेलें। एक बड़ा टोटल हमने लगा लिया हुआ है, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंडर प्रेशर नहीं होना। तो वो अपने प्लेयर्स को मैच प्रैक्टिस भी दे रहे हैं और टीम कम्बिनेशन जो विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ है उसको भी लेके चल रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि अब हमें, क्योंकि इख्तितामी मराहिल है, अगर हम फाइनल खेलते हुए टोटल 3 मैच रहते हैं, तो इसी टीम को लेके चलें ताकि इन प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैच प्रैक्टिस मिल सके। वैसे रजा, हम बात कर रहे हैं भारत अफगानिस्तान के मैच की, बट 173 रन के हदफ के ताकुब में स्कॉटलैंड ने 7.4 ओवर में 65 रन बना लिए सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। तो स्कॉट एक वैसे ही पूछ लो, आपने सारे सिनेरियो बड़ी अच्छी तरह याद किए हैं। स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड को हरा दे तो फिर क्या होगा? मैंने तो बोला था आपको, इंडिया के लिए यही आसान है, अफगानिस्तान ना हराए न्यूजीलैंड को, कोई दूसरी टीम हराए, स्कॉटलैंड हराए या नमीबिया हराए, तो इंडिया के लिए आसान है। मेरे ख्याल से अभी तक इंडिया के लिए अभी तक तो बिल्कुल सब कुछ सही जा रहा है कि न्यूजीलैंड अगर ये हार जाता है मैच, इंडिया के लिए बहुत फिर चांस बन जाएगा ओपन, क्योंकि उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि आगे मैचेस न्यूजीलैंड अगर ये मैच हारता है, आसान तरीके से हमारे देखने को समझाइएगा, फिर न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल कैंपेन पे क्या असर पड़ता है अगर स्कॉटलैंड से हारते हैं? देखें मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि एक मैच जीते हैं उसके बाद उनके 2 मैच बाकी बचेंगे। एक पाकिस्तान से भी हारे हैं। हाँ, एक अफगानिस्तान से बचेगा, एक नमीबिया से बचेगा। वो दोनों भी जीतेंगे ना, तो फिर उनका टाई पड़ सकता है इंडिया के साथ। अगर वो तीनों मैच जीतता है तो फिर 6 पॉइंट के साथ टाई पड़ेगा और फिर रन रेट देखा जाए। चले, हमने जैसे ही बात की उनकी दूसरी विकेट गिर गई तो मेरे ख्याल में हम ना ही जिक्र करते। लेकिन चले अबूबकर, बात कर लेते हैं अफगानिस्तान और भारत के मैच की, क्योंकि आपने अफगानिस्तान के फैंस को देखा, उनकी टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की, बड़े पैशनेट हैं और कुछ ज़्यादा ही आपको पता है कि कुछ गर्मा गर्मी भी हो गई थी। इसलिए आज मैं खबर पढ़ा था कि अबू धाबी के अंदर जहां इंडिया अफगानिस्तान का मैच होना है, आज एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी लगाई जाएगी। सो वो जो मामला था उसके बाद आईसीसी ने बात की है यहाँ पर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से, और फिर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने ऑब्वियसली, क्योंकि दुबई वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वो तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते इस तरह की चीज़ों को। तो आज तो काफ़ी बेहतर इंतजाम होंगे। जी बिल्कुल, आईसीसी ने पिछले मैच के बाद जो है वो इस पे एक्शन भी लिया है और यहाँ के क्रिकेट बोर्ड को भी और यहाँ की जो इंतजामिया है उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की है कि ऐसा वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए। तो अब क्योंकि अबू धाबी में अंदर मैच खेला जाना है, तो अबू धाबी इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वहाँ पर वो किसी किस्म की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ना, वो उसको लेके चलते हैं। जो गुज़िश्ता रोज हमने अबू धाबी के अंदर मैच कवर किया, वहाँ पर हमें सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सख्त इंतजाम नजर आए। एक तो सिक्योरिटी, दूसरा वो कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा सख्त है। और उन्होंने भी कल जब क्राउड ग्राउंड से बाहर निकला था, उन्होंने बिल्कुल वहां पर खड़े होने नहीं दिया। इवन कि जब हम किसी क्राउड के साथ एजलेंस वगैरह अपना करना चाह रहे थे, तो हमें काफी ज्यादा दिक्कत पेश आई और बिल्कुल ग्राउंड से उन्होंने हमें अवे करके पार्किंग तक जो है ना वहां पे हमें ले गए और वहां पर जाकर उन्होंने हमें कुछ देर अलाउ किया और वहां पर भी हमें सिक्योरिटी के काफी ज्यादा सख्त इंतजाम नजर आ रहे थे। तो अबू धाबी के अंदर जो है वो दुबई के निस्बत पहले से ही सिक्योरिटी ज्यादा है और मुझे उम्मीद है कि दोबारा जिस तरह का पहला वाकया पेश आया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के दरमियान, दोबारा ऐसा वाकया पेश ना आए। साथ साथ कोविड की जो आपने बात की, दुबई से जब ट्रैवल करते हैं अबू धाबी के लिए, तो यहाँ भी कुछ है ना, इनकी शराइत हैं कुछ? देखिए शराइत अब कम की गई है क्योंकि पहले तो बॉर्डर के ऊपर कोविड टेस्ट जो है वो पीसीआर टेस्ट रिक्वायर्ड होता था, लेकिन अब बॉर्डर उन्होंने क्लियर कर दिए हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बट ग्राउंड के अंदर जाने के लिए पीसीआर रिक्वायर्ड है और इसके साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों ही वेन्यूज के ऊपर, के तीनों वेन्यूज के ऊपर ही क्राउड के लिए अलाउ किया था कि वो वैक्सीनेटेड क्राउड आए और उसके साथ साथ पीसीआर करवा कर क्राउड आए। तो यहाँ पर हमें थोड़े से इंतजाम जो है वो पहले से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमारे साथ मौजूद है रजा, आखिर में कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम की। ऑब्वियसली जो बड़ा इम्तिहान होगा, स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच भी इंशाल्लाह में जीतना चाहिए, बट फिर होगा नॉकआउट मरहला। और हमने अब तक जो परफॉर्मेंसेस देखी हैं, चाहते हुए भी कोई अगर चाहे तो कोई गलती निकालना बड़ा मुश्किल है, बट स्टिल कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि एक तो सबसे बड़ा मसला लॉ ऑफ एवरेजेस है। आपको कभी ना कभी आपका डिप आता ही आता है। ये कोई शायद, जैसे मुझे महेंद्र सिंह धोनी के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई जब उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से हम जीतेंगे, उन्होंने कभी ना कभी जीतना है और ऐसा होगा, क्योंकि ये खेल है और खेल में इन डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। आई थिंक इसके अलावा कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान ने इतना अच्छा खेला है, सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो नर्व्स हैं वो कंट्रोल में हो। बड़े मैच के लिए जो एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान की कौम की, अब पूरा मीडिया, माइकल वॉन हर वक्त पाकिस्तान कर रहे हैं, शेन वॉन लिख रहे हैं। आई थिंक अब इस एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने वाली बात है। बिल्कुल, देखें कल अगर आप रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उन्होंने ये बात बोली कि हम एक एक करके अपने जो बॉक्सेस हैं वो टिक करते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मार्क था हफीज़ की परफॉर्मेंस पे, कल वो भी आ गई, हसन की परफॉर्मेंस भी आ गई। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस सब ऊपर से लेके अब आखिर तक 11 के 11 खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं।
अब जिस तरह आपने बात की डिप आता है, तो मेरे ख्याल से T20 में अक्सर ये बात कही जाती है कि कोई भी टीम जीत सकती है। तो मेरे ख्याल से वही अब दिन देखना होगा कि पाकिस्तान को दिन अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं तो मेरे ख्याल से निकल जाएंगे। अब कुछ टीमों के लिए बहुत दिन देर से आते हैं। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया याद हो, 99 से 2011 तक उन्होंने डोमिनेट किया, हारते ही नहीं थे। पाकिस्तान से आ रहे थे 2011 में और प्रेमदास स्टेडियम में जहाँ इत्तेफाक से मैं मौजूद था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो देखें ना, उनके लिए कितना लंबा उन्होंने डोमिनेट किया, हारते ही नहीं थे। तो मेरे ख्याल से अब ये पाकिस्तान के ऊपर है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखेगा, तो मेरा कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल भी जीते। अबू बकर, आप मौजूद हैं वहाँ पर और बड़ी क्लोजली आप सारा कुछ देख रहे होते हैं, चाहे वो टीम की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, प्रैक्टिस सेशंस हों, पाकिस्तान के मैच के लम्हात हों। बस यही डर लगता है ना कि जब आप बहुत अच्छा खेल रहे हो तो कोई एक ऑफ डे आता है, वो अभी तक इस वर्ल्ड कप में नहीं आया, कहीं सेमीफाइनल में खुदा न खास्ता ना आ जाए, फाइनल में ना आ जाए, इसके अलावा तो कोई और इस टीम में कमी दिखाई देती नहीं। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये खैर किसी भी टीम के लिए, जब ऑस्ट्रेलिया भी जीता करता था तो ये बात होती थी कि क्या उनका बुरा दिन सेमीफाइनल फाइनल में तो ना आ जाए या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। आई थिंक इसके अलावा तो कोई और डाउट ही नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम ने बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट खेली है इस दफा, तो बल्कि प्रेडिक्टेबल क्रिकेट के लिए हर बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल के बल्कि फाइनल के लिए भी इस वर्ल्ड कप के अंदर फेवरेट अभी से लोग करार दे रहे हैं। तो इट मीन्स के ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। पहले 2 मैचेस के अंदर हमने देखा कि बैटर्स जो हैं वो मैन ऑफ द मैच हुए, बल्कि 2 मैचेस के अंदर बैटर्स मैन ऑफ द मैच हुए और 2 मैचेस के अंदर बॉलर्स जो हैं वो मैन ऑफ द मैच हुए। तो ये कंप्लीट टीम एफर्ट हमें पाकिस्तान टीम की दिखाई दे रही है और इसका क्रेडिट मेरे नज़दीक तो बाबर आजम को भी जाना चाहिए, जिस तरीके से वो अपने मिडिल ऑर्डर और सीनियर प्लेयर जो बीच में मिडिल ऑर्डर में हमें दिखाई दे रहे हैं, हफीज और शुएब मलिक, उनको साथ लेके चल रहे हैं। फिर हमारा जिस तरह बॉलिंग यूनिट रिस्पॉन्ड कर रहा है, हारिस रऊफ के ऊपर लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे लेकिन उन्होंने सबको ही जो है वो गलत साबित कर दिया और जिस किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है इस वर्ल्ड कप के अंदर, सुपर परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। खासतौर पर बड़े मैचेस के अंदर तो उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो चाहे इंडिया के खिलाफ हो, वो चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ हो। तो हारिस रऊफ ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट इंप्रूव की है। तो ये ओवरऑल टीम एफर्ट मुझे दिखाई दे रही है और उम्मीद भी मुझे यही है और मेरी दुआ भी यही है कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में भी ऐसे ही खेले और फाइनल के अंदर भी ऐसे खेले। बिल्कुल, हम यही बात कर सकते हैं और मैं ये कहूँगा कि सब लोग ज़रूर माशाल्लाह कह लें इस टीम पर और दुआ करें कि ये टीम, क्योंकि मैं ये भी कहूँगा शायद बिट टू अर्ली टू से, लेकिन इस टीम ने जैसी परफॉर्मेंस दी है इसके अब किसी भी नतीजे को हमें जो है ना वाकई ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी परफॉर्मेंस क्या होगी। और सेमीफाइनल और वो भी नॉकआउट और वो भी फिर T20 क्रिकेट, आई थिंक ये किसी के भी बस में नहीं होता। बड़ी बड़ी टीमें हार जाती हैं और कभी कभी आपने देखा कि एक अच्छी टीम जो है वो अच्छी फॉर्म के बावजूद फाइनल में पहुँच कर भी शायद टाइटल से महरूम हो जाती है। तो बहरहाल इनकी जो एफर्ट है, इनकी जो परफॉर्मेंस है, उस पर तो हमें किसी किस्म का इस पर शक होना ही नहीं चाहिए। अब आपका बहुत शुक्रिया रज़ा कलीम, अबू बकर आपका भी बहुत शुक्रिया और आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।